बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स में उसकी बायोमैकेनिक्स डिस्कस करते हुए स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट जो है उसकी बायोमैकेनिक्स डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बायोमैकेनिकली बिहेव करता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ ट्रू बोनी जॉइंट बिटवीन कॉस्टल्स एंड स्कैपुला। और सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ह्यूमरल हेड है इसकी स्कैपुला की जो ग्लिनाइड कैविटी के साथ जो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बन रहा है उसकी ऑस्टियो और आर्थोकाइनेमैटिक्स क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट है ये कि कौन कौन सी इसके ऊपर मूवमेंट्स होती हैं। ये चूंकि ट्रू बोनी जॉइंट नहीं है तो इसके ऊपर आर्थोकाइनेमैटिक्स जो है वो नहीं है, बस सिर्फ इसमें एंटीरियर ट्रांसलेशन होती है जो कि सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल ट्रांसलेशन है जिसको हमने डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। और उसके बाद इसके ऊपर जो आर्थोकाइनेमैटिक्स हैं वो डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली इसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरह की है, तो बायोमैकेनिकली ये इसकी सेटिंग किस तरह की है, रेस्टिंग पोजीशन जो है। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारी जो मिड लाइन है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे हैं और ये जो हमारी स्पाइन है तो इससे ऑलमोस्ट 2 इंच अवे है लेटरल साइड के ऊपर। तो अगर हम इसको सैजिटल प्लेन में देखें तो सैजिटल प्लेन में अगर ये सैजिटल प्लेन है तो ये इधर एक एंगल बना रही है, ये बिल्कुल इसके साथ नहीं है। इसका जो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर बिल्कुल इस प्लेन के अलाउंग नहीं है बल्कि ये इस तरह देखें एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल है ये ऑलमोस्ट 10 डिग्री है। तो इट मीन्स ये 10 डिग्री आगे की तरफ, 10 to 15 डिग्री ये आगे की तरफ इंक्लाइंड हुआ है। और अगर आप कॉर्नल प्लेन की बात करें, जैसे ये कॉर्नल प्लेन है, तो कॉर्नल प्लेन में भी ये स्कैपुला हमारी जो है एंटीरियर जो है वो रोटेट हुई हुई है। तो ये भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर ये कॉर्नल प्लेन है तो इसमें ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, एंटीरियर जो है रोटेट हुई हुई है। तो इसी तरह आप अगर ये देखेंगे, अब अगर सुपीरियर व्यू करें तो ये जो एक्रोमियन है ये एंटीरियर टिपिंग हुई हुई है इसकी, ये भी 10 to 20 डिग्री इसकी एंटीरियर टिपिंग हुई हुई है। तो ये एक्चुअली इसकी ये जो सेटिंग है, जो बायोमैकेनिकल सेटिंग है, ये ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट की बेस्ट मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए नेचुरली मेड है ये जो सेटिंग है इसकी। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रोल प्ले करती हैं ये वाली सेटिंग्स जो है बेस्ट ग्लिनो ह्यूमरल मूवमेंट के। स्कैपुला जो है सुपीरियर हम इसको कहते हैं कि एलिवेशन कर रही है और डिप्रेशन हो रही है, इंफीरियर एलिवेशन हो रही है। इसी तरह ये स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है ये मोर क्लोज टू ये जो स्पाइन है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, इसके करीब आता है। तो इसे हम रिट्रैक्शन बोल देते हैं। जब ये अवे जा रहा होता है तो इसे हम प्रोट्रैक्शन बोलते हैं। तो जो मेन मूवमेंट है एक्चुअली ये जो एलिवेशन, डिप्रेशन, रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन है, ये एक्चुअली कंबाइंड मूवमेंट है। ये ट्रू मूवमेंट्स नहीं है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट की, ये कंबाइंड मूवमेंट है आपकी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की। जो इसकी ट्रू मूवमेंट है वो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट के साथ कंबाइंड कॉम्बिनेशन में मूवमेंट आती है जिसे हम फॉरवर्ड रोटेशन बोलते हैं और बैकवर्ड रोटेशन बोलते हैं। तो फॉरवर्ड रोटेशन जो है ऑलमोस्ट 60 डिग्री जब हम फुली ओवरहेड एबडक्शन करते हैं या फ्लेक्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त स्कैपुला जो है फॉरवर्ड मूव करता है, और जब हम एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त बैकवर्ड मूव करता है। तो 10 to 20 डिग्री जो बैकवर्ड रोटेशन है और ऑलमोस्ट 60 डिग्री जो है फॉरवर्ड रोटेशन है ये स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के ऊपर। तो वो हम ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट की कॉम्बिनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जब ये हम शोल्डर को ओवर एबडक्ट कर रहे होते हैं तो इस वक्त ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है वो ऑलमोस्ट 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री जो फ्लेक्शन प्लस एबडक्शन जो हुई है इसमें ये जो हमारी स्कैपुला है, ये स्कैपुला का अगर आप देखें तो इस वक्त ये न्यूट्रल पोजीशन में इस जगह पे है इंफीरियर बॉर्डर। जब हम जूं ऊपर उठा रहे हैं तो ये घूम के इस पोजीशन पे आ गया है। तो इट मींस ये जो रोटेशन हुई है इसके ऊपर ये ऑलमोस्ट 60 डिग्री इसके ऊपर रोटेशन हुई है। तो इस वक्त स्कैपुला के ऊपर पोस्टीरियर टिपिंग, रोटेशन और ये 60 डिग्री रोटेशन और पोस्टीरियर टिपिंग हुई हुई है। और साथ साथ ये जो है हमारा जो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट है इसके ऊपर जो है मूवमेंट हुई है वो 120 डिग्री फ्लेक्शन आप इसे बोल सकते हैं, या एबडक्शन करते हुए ये ओवरहेड एबडक्शन में आएगी। तो ये जो ऑलमोस्ट 180 डिग्री जो हमारा जो आर्म है एबडक्ट कर गया हुआ है या फ्लेक्स कर गया हुआ है,
तो इसमें जो 120 डिग्री है वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही है, बाकी जो 60 डिग्री मूवमेंट है वो हमारी स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही है। तो इसको हम बेसिकली ग्लिनोह्यूमरल रिदम बोलते हैं। इसी तरह जब हम फॉर एग्जांपल ये एक्सटेंशन कर रहे हैं तो एक्सटेंशन के वक्त देखें कि आपकी एंटीरियर टिपिंग होती है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के ऊपर और ये रिट्रैक्ट करके आ रहा होता है, पीछे की तरफ आ जाता है, रिट्रैक्शन होती है और ये जो आपकी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर है और इस वक्त जो इसकी रिट्रैक्शन हुई है या इसे हम बैकवर्ड रोटेशन बोल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 10 to 20 डिग्री इस पर रोटेशन हुई है, एंटीरियर टिपिंग हुई है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के ऊपर, जबकि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर जो है वो हम एक्सटेंशन बोल रहे हैं, तो वो एक्सटेंशन हुई है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर जो हम एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन बोल रहे होते हैं तो वो भी कॉम्बिनेशन है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की मूवमेंट, स्कैपुलोथोरैसिक एंड ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट। जैसे हमने बताया कि हमने एक्सटेंशन की है, जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो इस वक्त क्या हुआ है, ये हमारी जो क्लेविकल है ये जिसे हम प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन बोल रहे हैं, तो इस वक्त ये रिट्रैक्ट की हुई है, रिट्रैक्शन हुई है और इसकी एंटीरियर रोटेशन हुई है। अगर क्लेविकल आप देखें तो ये एंटीरियर रोटेट करेगी, 10 to 15 डिग्री एंटीरियर रोटेशन हुई है। इस तरह ये जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है ये इंटरनली रोटेट हुआ है और स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट पे जो है एंटीरियर टिपिंग हुई है और ये रिट्रैक्ट हुआ है 10 to 20 डिग्री, और बाकी जो मूवमेंट्स हैं वो आपकी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर परफॉर्म हुई है। तो ऑलमोस्ट ये जो 60 डिग्री एक्सटेंशन है इनमें स्कैपुलोथोरैसिक और स्टर्नोक्लेविकुलर एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, इन सब जॉइंट्स की कॉम्बिनेशन मूवमेंट्स का रोल है, तो तभी ये हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, तो उसमें आर्थोकाइनेमैटिक्स क्या है और ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स क्या है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये शोल्डर अगर फॉरवर्ड फ्लेक्स कर रहा है तो इसे हम फिजियोलॉजिकल मूवमेंट फ्लेक्शन बोल रहे हैं। इसी तरह अगर शोल्डर पीछे की तरफ आ रहा है तो ये एक्सटेंशन हो रही है, और इसी तरह जब हम इस तरफ बाहर की तरफ ला रहे हैं तो ये चूंकि ग्रेटर ट्यूबरकल जो है आउटवर्ड मूव कर रहा है तो ये इसको हम एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं, जब इस तरफ मूव करके जाता है तो ये इंटरनल रोटेशन है। इसी तरह इसकी स्केप्शन है, स्केपुलर प्लेन के अंदर जो मूवमेंट है तो वो उसको हम स्केप्शन बोलते हैं, और उसके बाद हॉरिजेंटल एबिडक्शन और हॉरिजेंटल जो है एडक्शन है। इसी तरह ये जो हमारी कोरोनल प्लेन के अंदर मूवमेंट होती है ये एबिडक्शन है। तो जब ये 120 डिग्री कर जाता है तो हमें शोल्डर जॉइंट को, जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उसको एक्सटर्नली रोटेट करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री ये एक्सटर्नल रोटेट करता है, तो तब ये जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है और लेसर ट्यूबरकल है इसको रूम मिलता है कि ये एक्रोमियन के साथ जो है स्ट्राइक ना करे और ये ओवरहेड एबडक्शन हो। तो इस तरह अब इसमें जो हमारे मस्कुलेचर स्ट्रक्चर हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है कि वो कैसे इसको ड्यूरिंग मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नली रोटेट करवाते हैं जब हम ओवरहेड एबडक्शन कर रहे होते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले अगर आप देखें ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है ये ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला उसके दरमियान में जॉइंट बन रहा है विद ह्यूमरल हेड के साथ। अगर आप ह्यूमरल हेड को एनाटॉमिकली देखें तो ये बड़ा है एज कंपेयर टू ग्लिनॉइड कैविटी के, तो अल्लाह ताला ने इसके दरमियान में एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर रखा हुआ है जिसको ग्लिनॉइड लेब्रम बोलते हैं, तो वो 50% डेप्थ जो है ग्लिनॉइड कैविटी की इंक्रीज कर देता है। चूंकि ये एनाटॉमिकली बहुत वीक जॉइंट है, सबसे वीक जॉइंट ह्यूमन बॉडी का और इजीली डिसलोकेट होने वाला जॉइंट है, जबकि इसको जो स्ट्रक्चर्स हैं सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं और जो इसके नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो है वो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स की वजह से है ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की। जब शोल्डर जॉइंट पे मूवमेंट हो रही होती है तो इसमें आर्थोकाइनेमैटिक्स जो हैं जो वो इसकी स्पिनिंग मूवमेंट्स है। ये फॉर एग्जांपल हम जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो फ्लेक्शन करते हुए हमारा जो ये ह्यूमरल हेड है ये सुपीरियर ग्लाइड करता है और ये पोस्टीरियर स्पिन कर रहा होता है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये पोस्टीरियरली स्पिन कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ये स्पिन कर रहा होता है तो उस वक्त
क्योंकि ह्यूमरल हेड बहुत ज़्यादा है तो ये इसके डिफरेंट कॉन्टैक्ट सर्फेसिस बनती हैं ये ग्लिनॉइड कैविटी के साथ, और जिसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड जो है हमारे सॉफ्ट टिश्यू रोटेटर कफ्स हैं, और इसके ऊपर जो लगने वाले लिगामेंट्स हैं स्पीरियर, मीडियल, इंफीरियर एंड एंटीरियर, जो हमारे ये ह्यूमरल लिगामेंट है एंटीरियर, ये क्रोकोह्यूमरल लिगामेंट, तो ये सारे लिगामेंट्स जो हैं ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विद रोटेटर कफ। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी है इसकी मेंटेनेंस जो हो रही है वो एनाटॉमिकल तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है वो इसको कॉन्ग्रुएंसी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्लेक्शन में ये पोस्टीरियर स्पिनिंग हो रही है और ये स्पीरियर ग्लाइड हो रही है इसके वक्त, ये आर्थोकाइनेमेटिक्स है। लेकिन फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स क्या हो रही है कि ये फ्लेक्शन कर रहा है। इसी तरह जब एक्सटेंशन कर रहे होते हैं हम तो उस वक्त एंटीरियर स्पिनिंग और ये स्पीरियर ग्लाइड जो है वो हो रही है। इंफीरियर ग्लाइड जो है शोल्डर का जो ह्यूमरल हेड है ये नीचे की तरफ आ रहा होता है और ये एंटीरियर स्पिन कर रहा होता है एक्सटेंशन के दौरान। इसी तरह जब हम ओवरहेड जब हम एबिडक्शन कर रहे होते हैं तो ये जो है नीचे की तरफ ग्लाइड करता है ह्यूमरल हेड, जबकि फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स ये है कि ये हमारे जो बाजू है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो इस वक्त जो ऑस्टियोकाइनेमेटिक है मूवमेंट जो है बोन के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है वो एबिडक्शन हो रही है, जबकि ह्यूमरल हेड जो है वो नीचे की तरफ ग्लाइड कर रहा है। इसी तरह जब हम लेटरल रोटेशन कर रहे होते हैं तो ह्यूमरल हेड जो है वो इंटीरियर ग्लाइड करता है। इसी तरह जब हम मीडियल रोटेशन कर रहे होते हैं तो ह्यूमरल हेड जो है वो पोस्टीरियर ग्लाइड कर रहा होता है। तो जो आर्थोकाइनेमेटिक्स हैं वो इंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड, स्पीरियर एंड इंफीरियर ग्लाइड, और जो है वो स्पिनिंग हो रही होती है एंटीरियर स्पिनिंग एंड पोस्टीरियर स्पिनिंग ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। बाकी इस पे ग्लाइड्स हो रही होती हैं, जबकि बाकी जो मूवमेंट्स हैं वो आपकी ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबिडक्शन, एडक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, सर्कमडक्शन जो है, तो ये सारी मूवमेंट्स इसकी ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स हैं। तो इसमें हम मूवमेंट्स करते हुए जब फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं तो उस वक्त आपका ये जो है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट ये मूव कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ आपकी स्कैपुला जो है ये भी 2:1 की रेशो के साथ, फॉर एग्जांपल अगर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर 2 डिग्री मूवमेंट हो रही है तो 1 डिग्री जो आपका स्कैपुला भी साथ साथ रोटेट करेगा। इसी तरह ये जब हम जूं फ्लेक्शन करते जा रहे हैं तो हमारी क्लेविकल जो है ये भी पोस्टीरियर रोटेशन में आती जाएगी। ये जो एसी जॉइंट है ये एक्सटर्नल रोटेट करेगा और इसकी ये जो हमारा स्कैपुला का इंफीरियर बॉर्डर है इसकी पोस्टीरियर टिपिंग होती जाएगी। तो ये सारी कॉम्बिनेशन में मूवमेंट्स हैं। अब इसको जो ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर जो मूवमेंट प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स, उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो फाइन ट्यूनर्स हैं और दूसरे जो हैं ग्लोबल मूवर्स हैं। ग्लोबल मूवर्स जो हैं बड़े बड़े मसल्स हैं, जैसे ट्रेपीजियस है हमारा, इधर डेल्टॉइड है, पेक्टोरलिस मेजर माइनर है, इधर लेटिसमस टॉर्साई है, रोम्बॉइड्स हैं, टीरीज मेजर है, और ये सारे मसल्स जो हैं ये इसकी ग्लोबल मूवर्स हैं। जबकि इसकी फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है ये एनाटॉमिकली बहुत वीक जॉइंट है, तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड और ये जो ह्यूमरल हेड है इसको ग्लिनॉइड फोसा के अंदर इसकी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए रोटेटर कफ मसल जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं। जब हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या एबिडक्शन, एडक्शन कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट के ऊपर तो उस वक्त जो 18 मसल जी जो स्कैपुला है जो कि ट्रू जॉइंट नहीं है, बोनी जॉइंट नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए वो 18 मसल जो हैं इसको स्कैपुलर प्लेन में रखते हैं। तो अगर उनमें से कोई मसल भी वीक होगा तो क्या होगा कि आपका इफेक्ट जो है ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट के ऊपर आएगा। तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस डेवलप होता है एक्चुअली उसमें ये जो हमारे स्टेबलाइजर्स हैं और जो फाइन ट्यूनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब उनमें इम्बैलेंस होगा तो हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पैथोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी और ये प्री डिस्पोज होगा पैथोलॉजी के लिए। इसी तरह जब इम्पिंजमेंट होती है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है एबिडक्शन करते हुए तो ये इसकी एंटीरियर स्पीरियर जो ट्रांसलेशन है उसको ये रोक रहा होता है, उसकी ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है।
अगर सुप्रास्पाइनेटस वीक होगा तो क्या होगा कि ये इंटीरियरली ट्रांसलेट कर जाएगा ड्यूरिंग एबिडक्शन। तो ये जो हमारे ये क्रोको एक्रोमियन आर्च है उसके अंदर जो हमारे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं उनको इम्पिंज करेगा, तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह ये जो हमारा इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर मसल है, तो ये इसकी पोस्टीरियर ट्रांसलेशन और स्पीरियर ट्रांसलेशन को रोकता है। तो अगर ये मसल वीक होंगे तो फिर भी ये स्पीरियर ट्रांसलेशन होगी और ये पोस्टीरियरली आ जाएगा और अल्टीमेटली ये जो इधर स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं हमारे उनको ये इम्पिंज करेगा, तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस है। तो ये मसल्स का जो बैलेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की पैथोलॉजी को समझने के लिए। इसी तरह जैसे हमने पहले चेक किया था कि हमने रिलेटेड एरिया का एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो फ्लेक्शन करते हुए हमारी जो फर्स्ट 2 रिब्स हैं ये डिसेंड्स डाउनवर्ड करती हैं। इसी तरह जो थर्ड रिब है ये फल्क्रम के तौर पे एक्ट करती है और ये जो 4th, 5th और 6th रिब है ये इसेंड्स अपवर्ड होती हैं, अपवर्ड मूवमेंट होती है इनकी। और इसी तरह जब हम ये फ्लेक्शन कर रहे होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा है ये फ्लेक्स करता है और इसी साइड पे रोटेट करने की कोशिश करता है। तो हमने रिलेटेड एरिया का एग्जामिनेशन इसलिए बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की पैथोलॉजी को समझने के लिए आपने रिलेटेड एरिया का एग्जामिनेशन करना है। इसी तरह जब हमने न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक किया था तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारे मस्कुलोटेंडिनस रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, जिनको हम गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स बोलते हैं या मसल स्पिंडल्स बोल रहे होते हैं, या हमारे कैप्सुलो लिगामेंटोस जो रिसेप्टर्स हैं जैसे रुफनीज हैं, पेसिनियन कार्पसल्स हैं, या हमारे जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स हैं जैसे फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, मर्कल्स हैं, और ये सारे रिसेप्टर्स जो है ये जो हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे मूवमेंट हो रही होती है उस वक्त जो मसल्स को मैसेज जो लेके जाना और उनका जो एक्शन परफॉर्म होना है, तो ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं। तो जब इसकी प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी या हमारा न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस जो है डिस्टर्ब होगा तो ओवरऑल मसल्स का इम्बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और जो कोऑर्डिनेटेड फैशन में मसल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं, मूवमेंट करवा रहे होते हैं जॉइंट के ऊपर, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो जो अल्टीमेटली लीड करती है हमारी जॉइंट पैथोलॉजी को। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस को ट्रीट कर रहे होते हैं तो हमने ये देखना है कि ये सारी रिलेटेड एरिया एग्जामिनेशन, ये जो जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो प्रिजर्व्ड हैं या नहीं है। थैंक यू।